नमस्कार, मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं का जो तीसरा पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाओं में आज हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो सबसे पहला वो है निर्जलीकरण, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका विहाइड्रोजनीकरण और जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका ऑक्सीकरण। तो ये 3 टॉपिक जो है इसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया वो है निर्जलीकरण। देखो निर्जलीकरण से क्या मतलब है। निर्जलीकरण नाम से पता लग रहा है जिसमें आपका जल का अणु बाहर निकल रहा है उसे हम बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल ले लूंगी क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हम अल्कोहल की ही पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया CH3CH2OH। ये मेरे पास क्या है, एक अल्कोहल है। ठीक है, जब इस अल्कोहल का हम निर्जलीकरण करवाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। देखो हमें दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक तो आप निर्जलीकरण करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किससे करवा रहे हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान पर। और एक बार आप इसका निर्जलीकरण करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पर। देखना टेम्परेचर बदलते ही हमारा उत्पाद भी बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, निर्जलीकरण का मतलब है इस कंपाउंड में से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। हमें अलग से कुछ नहीं जोड़ना, हमें इसी में से जल का अणु बाहर निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं निर्जलीकरण तो 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो होता क्या है यहाँ पर देखो, आपको देखना है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं इसको इस तरीके से अगर लिखती हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है। इसको मैंने बस बॉन्डिंग को थोड़ा सा अलग टाइप से शो कर दिया। आप देख सकते हो कि OH के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। निर्जलीकरण में एक्चुअल में होता क्या है, निर्जलीकरण में अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकल जाते हैं। किसके फॉर्म में, वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में। क्लियर बात, यानी इसमें क्या होगा, जब हम सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं 443 केल्विन ताप पर, तो यहाँ से जो हमारा अल्फा है इससे तो OH निकल जाएगा, जो हमारा बीटा कार्बन है उससे H निकल जाएगा, यानी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, OH निकल गया, H निकल गया, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और बाहर क्या निकल गया आपका, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बाहर निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखो आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है ना वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, यानी बहुत आसानी से टूटने वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए इसे हमने 443 केल्विन टेम्परेचर दिया तब जाके आपका OH जो है बाहर निकला है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कम रखा, यानी 413 केल्विन पर अगर आप H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल लेके चल रही हूँ। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, जब 413 केल्विन टेम्परेचर पर मैं इसकी अभिक्रिया करवाती हूँ तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, लेकिन किस तरीके से होगा देखना। यहाँ पर आपका जो उत्पाद है वो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3CH2। अब देखो यहाँ पर CH3 के भी 2 मॉलिक्यूल्स है, CH2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स है, OH के भी 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर मैंने एक CH3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक CH2 लिख दिया। OH के कितने बच गए, 2 बच गए। अगर मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिख दिया तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 बच गए, ऑक्सीजन 1 बच गया। यही चीज हो रहा है ना, दोबारा सुनना। देखो मैंने आपको बोला कि ये जो मेरा कंपाउंड है, अगर मैंने इसके अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाई प्लस 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर जो OH है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, आसानी से टूटने वाला ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉपर OH नहीं टूटेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होता है कि मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यानी इसके 2 अणु लिए हैं। एक CH3 के भी आपके 2 हुए, CH2 के भी 2 हुए और OH के भी 2 हुए। ठीक है, मैंने इसको कैसे लिखा है, CH3CH2, यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया
तो यहाँ क्या बच गया, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बच गए। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से किसके रूप में बाहर निकल जाता है, जल की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और वापस आपका एक CH2 बच गया और एक क्या बच गया, CH3। यानी यहाँ पर जो आपका बनता है वो है ईथर। ठीक है, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है, और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एथीन का निर्माण होता है। क्लियर बात, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे अल्कोहल के अंदर जो OH है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होने के कारण इसको बाहर निकालने के लिए अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ही OH बाहर निकलेगा, OH और CH2 के बीच बंध टूटेगा। अन्यथा अगर आपने सेम कंडीशन में टेम्परेचर कम रखा है, यानी सांद्र H2SO4 यहाँ ले रहे थे और सांद्र H2SO4 यहाँ ले रहे हो, लेकिन टेम्परेचर कम रखने के कारण क्या हो जाएगा कि आपका जो OH है वो पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, यहाँ से सिर्फ वाटर निकलेगा और आपका इस तरीके से ईथर का निर्माण हो जाएगा। क्लियर बात, तो यहाँ पर हमने ये चीज देखा कि अगर हम टेम्परेचर अलग अलग देते हैं तो प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। ठीक है, अब बात ये है कि जब OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो OH निकल कैसे रहे, ये तो बहुत सिंपल है, याद रखना कि यहाँ से मैंने दो H उठाए, एक ऑक्सीजन जो है वो वाटर के रूप में बाहर निकल गया है ना। ये तो रटने के लिए है अच्छा सा कि भाई यहाँ से अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, जल का अणु बाहर निकल गया और हमारा एथिन बन गया। लेकिन एक्चुअल में इसकी क्रियाविधि जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझनी है। क्रियाविधि में OH कैसे बाहर निकलेगा, किस तरीके से जल का अणु बाहर निकलेगा, वो आप समझना। तो आई थिंक ये तो समझ आ गया होगा। तो हम जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से आपका अल्कोहल जो है वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है और एथीन का निर्माण करता है। तो अब हम लिखते हैं इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम इसकी। देखो इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। ठीक है, तो क्रियाविधि की बात करेंगे तो हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपको पता है H2SO4 किन किन आयनों में टूटेगा, यहाँ H2SO4 टूटेगा 2H प्लस में SO4-2, इसमें टूट जाएगा। अब आपने यहाँ पे लेना है अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। ठीक है, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, अगर आपने फिशर एस्टरीकरण वाला टॉपिक मेरे से अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि आपकी 2 दिन पहले मैंने इसका लेक्चर दिया था, तो वो अगर आपने समझा होगा ना तो ये वाली क्रियाविधि आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपने इसकी क्रियाविधि करवा रहे हैं, क्रियाविधि में आपने ले लिया अल्कोहल, आपको पता है H2SO4 किसमें टूट रहा है, H प्लस में और SO4 माइनस में। यहाँ पर क्या होता है कि जो हम अल्कोहल लेते हैं इसके साथ अभिक्रिया कौन करता है, इसके साथ अभिक्रिया करता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉनिक अम्ल बोलेंगे इसे, अपने प्रोटॉन बोलेंगे। ये जो हमारा प्रोटॉन है वो अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर, किस पे अटैक करता है, इस ऑक्सीजन पर, और बंध बना लेता है। आपको ध्यान होगा कि H प्लस का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास देखो, वैसे तो हाइड्रोजन आपका आवर्त सारणी में फर्स्ट नंबर पे आता है, और जो परमाणु जितने नंबर पे आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब H प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इट मीन्स हाइड्रोजन के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बंध बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लेगा, अगर वो ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन लेगा बंध बनाने के लिए। अगर वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा बंध बनाने के लिए तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग। ये आपका आ गया CH3, ये आ गया आपका CH2। अब अटैक इस ऑक्सीजन पर हुआ है तो ये वाला जो H है ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक H तो इसके साथ जुड़ा ही हुआ है और एक H ने अटैक करके इसके साथ बंध बना लिया। जैसे ही इस पे अटैक करके बंध बनाएगा तो जो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये तो कन्वर्ट हो गया बॉन्ड में, यानी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। तो इसके पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे, इसके पास केवल एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा। साथ ही साथ इसने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज भी आ जाएगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। क्लियर होती है बात। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ चुका है प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे जब प्लस
प्लस चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन का जो मतलब हमने बोल सकते हैं ऑक्सीजन की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है विद्युत ऋणी, यानी ऑक्सीजन एक ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। वो यहाँ पे तो उसे देना पड़ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो बंद बनाने के लिए उसने अटैक ऑक्सीजन पे किया है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, सॉरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, देने का काम नहीं करता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इसको एक बार दे दिया और उसके साथ बंद तो बना लिया, लेकिन ये क्या करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन इससे जुड़ा, इस पे प्लस चार्ज आया, इसने साथ वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्या किया, साथ वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिए। जैसे ही ये साथ वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे आया प्लस चार्ज खत्म, ये बॉन्ड टू खत्म, ये बॉन्ड भी खत्म हो गया, बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया तो ऑक्सीजन पे आया प्लस चार्ज भी खत्म। यानी ये जो पूरा कंपाउंड है वो वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो कार्बन है इसका बंद का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा रहा है तो अब प्लस चार्ज आपके कार्बन पर आ जाएगा, यानी यहाँ आपका CH3 CH2 और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर होती है बात। अब देखो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन ने क्या किया, बंद के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे प्लस चार्ज खत्म, साथ ही साथ बंद भी खत्म क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसने ले लिए ना बंद के, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, बंद भी खत्म और आपका ऑक्सीजन पे आया प्लस चार्ज भी खत्म, तो ये बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, वाटर के रूप में। क्लियर हुई बात। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। अब क्या होता है देखना, अब यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, CH3 की जगह मैंने इसको लिख दिया CH2 और मैंने इसका हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, अब हाइड्रोजन का स्वभाव क्या है, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बच्चे का ये डाउट था कि मैम इसको फिर किस कैटेगरी में रखा जाता है। देखो वैसे तो आवर्त सारणी के अंदर है ना हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है, यानी हाइड्रोजन जो है ना वो आपका जो ग्रुप फर्स्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी रखता है ग्रुप फर्स्ट। एक वीडियो हम पूरा आवर्त सारणी पर रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। हम पूरी तरीके से आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी ऊपर से कुछ समझ ले इसके बारे में कि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो इसलिए इसको हम ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। ग्रुप 7, दोबारा सुनना कि ग्रुप 17 जो होते हैं आपके, एक मैंने कहा ग्रुप फर्स्ट और एक मैंने कहा ग्रुप 17। ग्रुप फर्स्ट के जितने भी तत्व होते हैं ये सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ग्रुप 17 के जितने भी तत्व होते हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजन है ना ये एक ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो इसलिए हाइड्रोजन का वैसे बेसिकली कोई निश्चित स्थान नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन के कई गुण ऐसे हैं जो ग्रुप फर्स्ट से सबसे ज्यादा मैच करते हैं, इस कारण से हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। क्लियर होती है बात। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करता है, अपना जो बंध का इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है इस कार्बन को। जैसे ही अपना बंध का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की जगह अपने बोले ज्यादा बेटर रहेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, ठीक है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो आपका ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल गया, यहाँ आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। अब मैंने डबल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि ये जो बंध है वो कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो एक बॉन्ड तो यहाँ पर था ही, एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड आगे। जैसे ही कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया और यहाँ आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकल गया आपका H+, यानी जो चीज आपने दी थी शुरुआत में वही आपका बाहर निकल गया। लेकिन फिर भी पहले आपके पास अल्कोहल था और अब आपके पास क्या है, एथीन है प्लस आपका जल भी है। तो ये तो थी इसकी क्रियाविधि जो बहुत ही इजी थी।
तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे क्रियाविधि के साथ। अब हम बात करेंगे 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल के बारे में, यानी 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल किस तरीके से निर्जलीकृत अभिक्रिया देता है H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसके बारे में हम क्रियाविधि के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होगी। देखो, ब्यूटिल का मतलब होता है 4 कार्बन, ठीक है, और अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें OH जुड़ा हो। तो यहाँ पर 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री का मतलब होता है कि जब एक कार्बन तीनों तरफ कार्बन से घिरा हो तो उससे तो हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। अब इसने बोला है ब्यूटिल अल्कोहल, और ब्यूटिल का मतलब होता है कि 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन भी हमारे पूरे हो रहे हैं, 3 डिग्री वाला कंडीशन भी पूरा हो रहा है। अब लास्ट में क्या रह गया है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम क्या जोड़ेंगे, इसमें OH। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम हाइड्रोजन को यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, नेक्स्ट यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल की जो है क्रियाविधि उसे देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अपने ए वाला कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है आपका CH3 और यहाँ पे आ चुका है आपका OH। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका H2SO4 होता है वो किस में टूटता है, H+ में और SO4- में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोनिक अम्ल जो होता है वो अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर, यानी जो क्रियाविधि हमने पढ़ी है ना, बस उसको रिपीट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिंपल था। अभी इसमें थोड़े से कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेना। तो सबसे पहला जो पद होता है, सबसे पहला जो पद जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, पहले पद को हम बोलते हैं यहाँ पर तीव्र पद। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारा H+ इस पे अटैक करता है ना, वो बहुत तेज पद होता है। ठीक है, तो ये तीव्र पद है। इस H+ ने इस पे अटैक किया, तो नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पे भी CH3, लेकिन जो ऑक्सीजन है, अब इसमें कितने हाइड्रोजन आ चुके हैं, 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और आ जाएगा इस पे प्लस चार्ज। देन क्या होगा यहाँ पर कि जो आपका साथ वाला कार्बन के साथ बंध जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन का, वो बंध कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा, और ऑक्सीजन किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, वाटर के रूप में। यानी सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर स्टेप फर्स्ट। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ यहाँ पर CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर अपना आ चुका है ऑक्सीजन, यहाँ आ जाएगी इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पद में क्या होता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो चुके हैं, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो चुके हैं। यानी अब ये वाली कंडीशन है, जैसे ही बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म, और ये बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, जल के अणु के रूप में। तो ये प्लस चार्ज अब किस पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, और ये जो पद होता है ये हमारा धीमा पद होता है, जिसे हम वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ CH3, ये C, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा स्टेप सेकंड कंप्लीट। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका कार्बोधनाइन जो बन रहा है ना, ये बन रहा है आपका 3 डिग्री कार्बोधनाइन। कौन सा कार्बोधनाइन बन रहा है, ये 3 डिग्री कार्बोधनाइन। और आपको पता होगा कि 1 डिग्री कार्बोधनाइन जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है। 2 डिग्री कार्बोधनाइन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, और 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोधनाइन। कहने का मतलब है जो कार्बोधनाइन का क्रम रहता है, ऑर्डर ऑफ कार्बोधनाइन, ठीक है, तो जो अपने कार्बोधनाइन का क्रम रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री, उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, 1 डिग्री। ठीक है, ये किसका क्रम है, कार्बोधनाइन का सक्रियता का क्रम या फिर स्थायित्व का क्रम। यहाँ पे लिखते हैं कार्बोधनाइन की स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम। ठीक है, ये हो गया कार्बोधनाइन की स्थायित्व का क्रम। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, जिसका मैं ऑर्डर बता रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। तो ये चीज आपको याद रखना है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी है। ठीक है, 3
3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि इसके साथ सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और जिस कारण से जिसको स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की। जो स्टेप थर्ड है ये भी आपका तीव्र पद है, यानी ये भी क्या है, तेजी से होने वाली अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे भी आपका CH3 है, यहाँ पे भी आपका CH3 है और यहाँ पे भी आपका CH3 है और इस पे आया हुआ है प्लस चार्ज। अब आपको पता है कि ये जो प्लस चार्ज आया है ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अब अल्फा के साथ ये तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं तो तीनों ही बीटा कार्बन हुए। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अल्फा कार्बन के साथ वाला बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन OH देगा और बीटा कार्बन H देगा, तब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। ऐसा कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला कार्बन तो कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है। अब ये वाला कार्बन आपका अल्फा है, अल्फा कार्बन से जुड़े कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। अब ये वाला कार्बन भी आपका बीटा है, ये वाला कार्बन भी बीटा है एंड ये वाला कार्बन भी बीटा है। कहने का मतलब है कि कोई सा भी कार्बन हाइड्रोजन देके यहाँ पर से इस प्लस चार्ज को खत्म करके खुद प्लस के रूप में बाहर निकल सकता है। तो मैं ये वाले कार्बन, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन ले लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो ये भी ले सकते हो, चाहे तो इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। मैंने इससे निकाल लिया, डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बीटा कार्बन है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं CH2H। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो आपका हाइड्रोजन का बंध का इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। इस हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए और खुद बाहर निकल गया। यानी जो सबसे लास्ट पद है जिसे हम क्या बोलते हैं, तीव्र पद बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि CH3, ये CH3, अब ये जो CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन निकल चुका है और उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका CH2। बाहर का निकल गया आपका H प्लस आपका बाहर जा चुका है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी, यानी जो हमने ये क्रियाविधि देखी, वो किसकी देखी है, वो है ब्यूटिल अल्कोहल की। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे नियोपेंटिल अल्कोहल के बारे में। अब हम बात करेंगे क्रियाविधि नियोपेंटिल अल्कोहल की। और नियोपेंटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है आपको ध्यान में रखना है। CH3 जैसे आपका ब्यूटिल 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर था सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ चुका है नियोपेंटिल। तो पेंटिल है तो 5 कार्बन होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको OH जो है बीच में एक कार्बन और लगाना है और उसके बाद OH जोड़ना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी नियोपेंटिल अल्कोहल की, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो वही सेम प्रोसेस, इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और प्लस हाइड्रोजन का जो होगा वो अटैक करेगा इस वाले ऑक्सीजन पर। तो ये तो हमारा रहेगा स्टेप फर्स्ट। अब क्या होगा कि जैसे ये इस पे अटैक करेगा, जो कि आपका एक तीव्र पद है, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, मैं लिख देती हूँ CH3, यहाँ पर CH2, देन यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ अब कितने हाइड्रोजन आ चुके हैं, 2 हाइड्रोजन, और उसके ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि मैं इस फॉर्मूले को पहले तो एज इट इज लिख लेती हूँ। यहाँ आ चुका है आपका CH3, ये भी आपका CH3, ये आपका CH2, देन यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है जिसपे प्लस चार्ज आ चुका है, वो क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बंध है उस बंध का इलेक्ट्रॉन ले करके H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसके ऑक्सीजन जो है वो बंध का इलेक्ट्रॉन ले रहा है और H2O की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या, कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा आपका CH3, यहाँ CH3, ये आपका आ चुका है CH2। अब ये जो CH2 है, अब बंध का इलेक्ट्रॉन इनके बीच से गया है, यानी प्लस चार्ज जब इस वाले कार्बन पर आ गया तो इस वाले कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज और आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो धनायन बन रहा है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ आ रही बात। देखो 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन होता है अगर वो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है। तो
तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर इस तरीके से प्लस चार्ज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्ब धनायन। क्या बोलेंगे इसे अपने 1 डिग्री कार्ब धनायन। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो और इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो मैटर नहीं करता कि वो एल्किल ग्रुप बड़ा है या छोटा है, मैटर ये करता है कि एल्किल ग्रुप एक्चुअल में जुड़े कितने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोधनायन। और जैसा कि आपको पता है 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे कम स्थायी है, यानी मैं ये भी बोल सकती हूँ ये अस्थायी है। ये क्या है, अस्थायी है। अस्थायी होने के कारण क्या हो जाएगा, धनायन का पुनर्विन्यास हो जाएगा, यानी जो ये CH3 है, समझ रहे इस चीज को। देखो आपको क्रियाविधि पहली बार भी समझ आ गई थी, मतलब जो पहले एग्जाम्पल बताया था उसी से समझ आ गई थी, बट फिर भी मैं अलग अलग बता रही हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ यूनिक बात है, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग चीज है, इसलिए मेरे को तीनों बताना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो मैं आपको तीनों ही समझा रही हूँ, ठीक है। अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये 1 डिग्री कार्बोधनायन बना, और 1 डिग्री कार्बोधनायन के बारे में मैंने आपको बता रखा है ये सबसे कम स्थायी है। तो ये क्या होगा, कम स्थायी होने के कारण ये यहाँ से धनायन विस्थापित होकर इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये धनायन इसके ऊपर तब आएगा ना जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होगी, ये जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये CH3 ग्रुप जैसे यहाँ चला जाएगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगा, उसको मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ पुनर्विन्यास करके। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसको मैं लिख देती हूँ CH3, यहाँ C, यहाँ CH3। अब ये वाला कार्बन यहाँ चला गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, प्लस चार्ज, इसको मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2, और जो ये इसके साथ CH3 जुड़ा था वो उसके कार्बन के उधर चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। अब ये बन चुका है आपका 3 डिग्री कार्बोधनायन। क्या बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोधनायन, क्योंकि कार्बन जिस कार्बन पर धनायन है वो 3 तरफ R से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोधनायन बोलेंगे। और 3 डिग्री कार्बोधनायन बहुत ही ज्यादा स्थायी प्रवर्तिका होता है, तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, 3 डिग्री है, ठीक है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट आपको पता है, अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ वाला कार्बन ये है, इसे अपने ने अल्फा मान लिया, इसे अपने ने मान लिया बीटा। वैसे तो ये भी है लेकिन आप यहाँ से लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें मेन चेन से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई थिंक मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। तो यहाँ से जैसे ही आपका ये CH2 का एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस वाले कार्बन को, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा प्लस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका CH3, देन CH3, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, और बाहर क्या निकल चुका है आपका H+ आपका बाहर निकल चुका है, और जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा स्थायी है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों किया आपने, ये जो अल्फा है इसके साथ वाला बीटा तो ये भी हुआ, इसके साथ वाला बीटा तो ये भी हुआ, यानी ये तीनों बीटा कार्बन है, तो हाइड्रोजन तो हम कहीं से भी निकाल सकते थे, हमने यहीं से क्यों निकाला, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालती, सपोज करो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालती, तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच आता, इन दोनों कार्बन के बीच आता, तो ये हमारा मेन चेन होता, और इस मेन चेन से सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होता, ठीक है। तो वो इतना स्थायी नहीं होता। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर मेन चेन के साथ ज्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े होंगे तो वो ज्यादा स्थायी होगा। अब इस वाले कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका मेन चेन हुआ, ये आपका क्या हुआ, मेन चेन हुआ, और ये आपके अगर मेन चेन यानी प्रमुख श्रृंखला है तो इसके साथ कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2। सपोज करो, इस चीज को थोड़ा इमेजिनेशन में लाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, या फिर जो मैं बोल रही हूँ ना उसको आप एक बार लिख लिख के देखो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या अंतर बताने की कोशिश कर रही हूँ।
तो आई थिंक आपको ये बेटर पता चल गया होगा, या फिर मैं इसको ऐसे करती हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं इसको यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है। मैं इसको यहीं पर बता देती हूँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं कि अगर मैंने इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो मेरी स्ट्रक्चर ये बन गई। आप जैसे सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ से निकालते हाइड्रोजन या यहाँ से निकालते, ठीक है, बात एक ही है। मैं यहाँ से मान लेती हूँ, मैंने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालती हूँ तो मेरी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा आपका CH3, यहाँ आ जाएगा आपका CH2 और यहाँ आ जाएगा आपका CH3। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती ना। देखो, अगर आपने इस वाले कार्बन को बीटा कार्बन मान के इसका हाइड्रोजन हम निकालते तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्या करता, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देके बाहर निकल जाता, तो डबल बॉन्ड कहाँ आता, इन दो कार्बन के बीच आता और ये स्ट्रक्चर एज इट इज रह जाती है ना। तो अगर ये स्ट्रक्चर एज इट इज रह जाती तो हमारा मेन चेन इस तरीके से हो जाता, ये हमारा मेन चेन हो जाता। और अब इस मेन चेन के अंदर कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, केवल एक। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने इसको मेन चेन मान लिए, ठीक है, अगर आप इसको मेन चेन मान लेते हो तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप कितने हैं, दो। कितने हैं, दो एल्किल ग्रुप है। आपको पता है ना कि चाहे अपने डबल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, कम से कम नंबर हमें देना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह देखने होते हैं। तो ये सारे नियम है और ये सारे मेरे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस में अच्छे से बता रखे हैं। जिनका ये वाला लेवल थोड़ा डाउन है वो वहां से अपने इस लेवल को तैयार कर सकते हैं और मेरी बात को इजीली समझ सकते हैं। तो अब इसमें दो प्रतिस्थापी समूह है तो ये ज्यादा सही रहेगा इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये ज्यादा सही रहेगा, तो यहाँ पर ये ज्यादा स्थायी होने के कारण आपकी ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और जो आज का टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि कई बार बच्चों के वो डाउट होते हैं जो मैं वीडियो में एक्चुअल में पहले ही बता चुकी होती हूँ। तो मैं उन बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो कई डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो पूरा देखने के बावजूद भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो बहुत ही आराम से आप डाउट पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ और डाउट्स आपके क्लियर करवा भी देती हूँ। जिन बच्चों ने मेरे से डाउट क्लियर किए हैं उनको पता भी है। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।